नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौसा में राजेश पायलट को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है और फिर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर उन्होंने हमला बोल दिया है। उन्होंने वसुंधरा राजे पर हमला करते हुए कहा कि दरअसल आपको ये बताते चलें कि राजेश पायलट की आज 23वीं पुण्यतिथि है। 11 जून 2000 को उनका सड़क हादसे में निधन हो गया था और उस दिन से वो अपने लोकसभा क्षेत्र दौसा के दौरे पर थे। दौसा से जयपुर जाते वक्त भंडारा में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और तब से हर साल लगातार दौसा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इसी अवसर पर सचिन पायलट यहां पर पहुंचे थे और जहां उन्होंने जनसभा करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमन था और आज भी अमन हूं। राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने खट्टे किए। और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, ऐसे खिसक जाओ ना। आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और विशेषताओं पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार की प्राथमिकता के बारे में बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा और सूडान में ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से लोगों को भारत वापस लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोई भी देश का व्यक्ति जो बाहर फंसा है, हमें उन्हें वहां छोड़ना नहीं है। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो, भारत सरकार उनके साथ है, उन्हें बचाने जरूर आएगी। कि पिछले साल जब यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी जो थे वो वहां फंस गए और ऑपरेशन गंगा के तहत हम सब लोगों को वापस घर ले आए। कुछ हफ्तों पहले ऐसे ही एक दूसरे देश सूडान में वहां आपसी लड़ाई शुरू हुई और उसमें भी करीब हमारे 5,000 नागरिक जो हैं वो लड़ाई के बीच में फंस गए थे। वो अपनी रोजगारी के लिए गए थे वहां और उनको ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से हम घर ले आए। तो ये जो ऑपरेशन जो हैं ये दर्शाता है कि हम जो हैं अपनों की चिंता करते। ये सरकार जो है, कभी मोदी जी का ये बहुत दृढ़ विश्वास है कि कभी भी हमें किसी भी भारतीय नागरिक को जो बाहर देश के बाहर संकट में हो, उसको वहां छोड़ना नहीं चाहिए। उसको विश्वास होना चाहिए कुछ भी हो, भारत सरकार उसको बचाने के लिए। खबर अब देवास से है, जहां कन्नौज में आपसी रंजिश में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस हमले में घायल सुनील नाम का एक व्यक्ति जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह द्वारा जिले में अपहरण और अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है और इसी के अभियान के तहत करेरा पुलिस ने 32 बोर की एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। व्यक्ति से पूछताछ जारी है। कल रात्रि को मुकुट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मुआवरे किराए पर पिस्टल लिए वारदात करने की नीयत से घूम रहा है। उक्त सूचना पर से मुआवरे किराए पर दबिश दी गई तो एक व्यक्ति पूर्णा परिहार निवासी झांसी का पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल 2 जिंदा राउंड बरामद हुए। आरोपी के विरुद्ध 25-27 आर्म्स की कार्रवाई की गई है तथा अन्य आरोपियों के संबंध में तो यह पिस्टल कहाँ से खरीदी इस संबंध में उससे विस्तृत और लंबे समय के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर है और आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ी रैली बुलाई है। इसमें सीएम ने संबोधित करते हुए कहा है कि 12 साल पहले हम इसी मैदान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुए थे और आज उसी मैदान पर 12 साल बाद एक बार फिर से आए हैं। एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हम आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा यहाँ पर कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, मैं दिल्ली की जनता के वोट का सम्मान नहीं करता। और आम आदमी पार्टी ने ये रैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना चाहती। रैली में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल हुए हैं। मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि ये केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा। और महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रविवार को गोंडा में एक रैली की है। केसरगंज के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष का संबोधन के दौरान शायराना अंदाज देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर जुबानी हमले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने आरोपों पर शायराना अंदाज में कहा कि कभी अश्क, कभी गम और कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में कभी कभी हो जाता है, तब ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कैसे मेरा नाम लिया जाता है। हमला कर दिया और मेरे भाइयों 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है।
खबर अब रायबरेली से है, जहां कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद जागा पुलिस प्रशासन और मृतक युवक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला है उचार कोतवाली क्षेत्र के कल्याणी घाट के पास का, जहां पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बैठमाल मजदूरी करने के लिए भट्टा मालिक राजेंद्र सिंह के यहां पर गया हुआ था ये शख्स, और यहां पर भट्टे में काम करने वाले मजदूर बैठमाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मृतक मजदूर की पत्नी संतोबाई ने अपने पति का शव मांगा तो भट्टा मालिक ने मजदूर की पत्नी को वहां से भगा दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया है और अदालत ने भट्टा मालिक राजेंद्र सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का भी आदेश जारी किया गया है। और रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन के किनारे अज्ञात युवक का शत विषाक्त अवस्था में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला उचार कोतवाली क्षेत्र के नयनपुर गांव के पास का है, जहां पर रेलवे लाइन पर ही शव मिला। और उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने अमित शाह पर पलटवार कर दिया है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर बात करनी चाहिए। कहा गया कि मणिपुर में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं, वहां की हिंसा आखिर क्यों नहीं थमी। सबसे पहले अमित शाह जी ने देश की जो कानून लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, इतने बड़े दो पुरुष है ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी। महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगे की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कश्मीर में जवानों की हत्या क्यों हो रही है, इस बारे में आप अगर बात करें तो देश आपकी बात सुनेगा। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा। यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। 4 सवाल जो अमित शाह जी ने पूछे हैं उसका चिंतन खुद भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जल जीवन मिशन के मुद्दे पर राजस्थान सरकार को जमकर घेरा है। जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि राजस्थान में काम कमजोर गति से हो रहा है। पिछले 4 साल में जल जीवन मिशन के तहत यहां पर हजारों करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां पर सभी लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा है। केंद्र में हम जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उतना ही यहां पर कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मामले नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सरकारों ने मदद की, वहां और तेज गति से काम हुआ। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि काम कमजोर गति से हुआ। पिछले 4 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में यहाँ आए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों के घर तक जल जीवन मिशन के तहत पानी नहीं पहुंच पाए। केंद्र में हम जितना भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने जब राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे तो अलवर जैसे जिले में भी भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपराध अलवर में फैल रहा है, अपनी चरम सीमा पे है। जिस प्रकार से गौ की तस्करी अलवर में चल रही है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के ऊपर पर्याप्त काम नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से धार्मिक भावनाओं पे आहत पहुंचाई जा रही है, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है इस बात से कि केंद्र के करे हुए कामों का पूरा लाभ राजस्थान। और देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उस वक्त इतना है कि कोई काट जो हार्ड हिंदुत्व है उस पर चल रहा है, तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं।
इस क्रम में अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा। क्या कुछ कहा गया वो आप देखिए। देवी मंदिर के दर्शन किए, कुंड के पास गए। मैं उन सभी ब्राह्मण समाज के लोग, पुजारी और जो हमारे कार्यक्रमों में शामिल रहे, जिन्होंने आयोजन कराया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और जब आयोजन और सब कार्यक्रम संपन्न हो गए तो हमें प्रेस के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये नया शब्द कोई इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता 100 हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। ये सॉफ्ट वाला मामला चलने वाला नहीं है। ये सॉफ्ट वाला मामला इसलिए नहीं चल सकता, आपने चंदौली का जो अभी परिणाम आया था नगर पालिका और कांग्रेस की, उसकी खबरें पड़ी होंगी और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई नौजवान या पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा जिसने वो वीडियो न देखा हो। वो जो जब चुनाव हुआ, जो बीजेपी के अक्सर जो बीजेपी के लोग काम करते हैं, आपने पंचायत का चुनाव भी देखा और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा और जब हम 5 बार बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसीलिए भाजपा की हालत खराब हो गई। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहाँ पर और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं जो टिफिन से खाना लेकर के गए होंगे स्कूल में, हालांकि पहले तो टिफिन नहीं चलती होगी पुराने जमाने के लोगों के समय पर, लेकिन जैसे जैसे तरक्की खुशहाली हुई, संपन्न लोग हुए, तो बच्चे टिफिन लेकर के जाने लगे और टिफिन के खाने में तभी मजा आए जब दूसरे का टिफिन खाओ। इसलिए मैं जानता हूं कि रामचंद्र राघवन जी ने शायद दूर स्तर पर और किस तरीके से गांव का, घर का वोट आपको निकालना है, तो वो तो टिफिन लेकर के आए हैं, लेकिन उनके ही टिफिन में कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी अगर कहीं हो रही है तो नेमिस्तान में हो रही है, समाजवादी में। महाराष्ट्र के नांदेड़ की ओर रुख करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी जी दुनिया में सम्मान हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। राहुल बाबा विदेश में देश की राजनीति की बात नहीं करते। अगर आपको नहीं पता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिए। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए। आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये मोदी मोदी के नारे युवाओं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे
मेरी नांदेड़ और महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। एक और मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है, आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश। और रायबरेली जिले में लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं रुक पा रहे हैं हर्ष फायरिंग के सिलसिले। अवैध असले के साथ एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियों में है। मामला है लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेरोई गांव का, जहां पर एक युवक का अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। और कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय दौलत में रोडवेज बस से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया है और सड़क पर जाम लगा दिया गया। रायबरेली में ट्रेन से कटकर अज्ञात अधेड़ महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि महिला के शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र के चंपा देवी मंदिर रेलवे क्रॉसिंग के पास का। यहाँ पर सुबह ही एक अज्ञात अधेड़ महिला का शत विशत अवस्था में शव मिला है और पटरी पर ये शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के विधायक महेश परमार की विधानसभा क्षेत्र तराना तहसील में आने वाले गांव दुधली और आसपास के गांव में रहने वाले करीब सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी समस्या की सुनवाई कांग्रेस पार्टी में नहीं होती, इसी वजह से वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी चौहान की रीति और नीति को देखकर उससे प्रभावित होकर जनता जनार्दन का समूह भारतीय जनता पार्टी में प्रतिदिन सम्मिलित हो रहा है। सदस्य आज बड़ा हर्ष का विषय है। आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, सबको साथ सबका विकास लेकर के जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इस रीति नीति को समझ करके कांग्रेसी भाई जो कांग्रेस में थे, आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी। आगरा में एक पति ने पत्नी से अलग होने के बाद उससे बदनाम करने के लिए शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। बता दें कि इस महिला के अपार्टमेंट के नीचे उसी के अश्लील पोस्टर चस्पा कर दिए गए। पोस्टर पर पत्नी का नंबर भी लिख दिया और उसे लगातार ये शख्स धमकी दे रहा है। पोस्टर चस्पा करते हुए सीसीटीवी में भी ये शख्स कैद हो गया है। महिला ने इस मामले में डीसीपी विकास कुमार से शिकायत की है। बाल्केश्वर की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है, जिसका कहना है कि 2012 में उसकी शादी ट्रांस यमुना कॉलोनी के रहने वाले रिंकू गुप्ता नाम के शख्स से हुई थी और रिंकू ने उस समय बताया था कि वो उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और बाद में पता चला है कि उसने अपनी पत्नी को जेल भिजवा दिया था। शादी के बाद से वो उसे परेशान करने लगा और शराब पीना और सट्टा खेलने का आदी था। इसी के चलते वो 6 साल से उससे अलग अपने मायके में रह रही थी, मगर इसके बाद भी वो उसे परेशान करता रहा। मोबाइल पर धमकी और गंदे मैसेज भेजता रहा और अब सारी हदें पार करते हुए इस शख्स ने अपनी ही पत्नी के अश्लील पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। सर, मैं अपने घर में रह रही हूँ 6 साल से। गंदे गंदे मेरे पोस्टर लगाता है, इतने गंदे पोस्टर लगाता है और मुझे बदनाम कर रहा है कि मैं धंधे वाली हूँ और उसमें मेरा फ़ोन नंबर डाल रहा है। उसमें उल्टे सीधे नंबर आते हैं और मेरी लड़की है 16 साल की। मैं उसके साथ निकलना दुश्वार हो गया, मैं घर से निकल नहीं पा रही हूँ। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं अपनी लड़की को लेकर आत्महत्या कर लूँगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी थक गई हूँ। कोर्ट इनके द्वारा दिए गए तहरीर पर थाना कमला नगर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी जाँच की जा रही है और
विधिक निस्तारण जल्द से जल्द उस मुकदमे का किया जाएगा। इनके द्वारा दिए गए तहरीर बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक और 2 थाना अध्यक्षों का एसएसपी श्लोक कुमार ने ट्रांसफर कर दिया है। सुभाष सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना सियाना से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर बनाया गया है। यहां पर गयामेंद्र सिंह को राठौर प्रभारी थाना क्षेत्र निरीक्षक थाना खुर्जा नगर से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात बनाया गया है। सुनील कुमार सिंह पी और एसएसपी को यहां से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर बना दिया गया। इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।